हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं अनसॉल्व पेपर साइंस का 10th क्लास का अनसॉल्व पेपर यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो सन 2022 का सेट नंबर 6 है 824 BO और देखते हैं इसका सोल्यूशन। खैर ये सब तुम लोग पढ़ लेना आराम से बैठ करके। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन फटाफट आपके लिए दिखाता हूँ। खंड का में पहला प्रश्न है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण कौन सा है। देखो मैं आपको बताऊं बेटा, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जितने बड़े आप हो, जितने बड़ा वस्तु है, उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बनते दोनों में सीधे ही प्रतिबिंब हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों आंसर हो जाएंगे। तो लिखा है समतल या उत्तल, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन सबके आंसर मैंने एक नोट्स पे लिख रखे हैं, तो वो नोट्स फटाफट आपके लिए दिखा देता हूँ। बिल्कुल सभी प्रश्नों के आंसर नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए बेटा, पेपर कैसा है। ठीक है, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं। अभी आपके लिए नोट्स दिखाएंगे जहाँ हमने इन सब के आंसर लिख रखे हैं और उन सबके दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे भी वो आंसर कैसे कैसे आए हैं। फिलहाल आप पेपर देख लीजिए पहले, ये वाला। ठीक है, तो पेपर आप देख चुके हैं, लगभग ख़त्म हो चुका है देखो पेपर। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जो नोट्स पे हमने लिख रखे हैं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, पहले का तो मैंने आंसर समझा ही दिया है। मैंने बता दी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी एवं वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु होता है अनंत। तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गा देखते हैं, किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो I = 2 एम्पियर दिया हुआ है, 2 सेकंड T = 2 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आवेश की गणना करनी है, तो फॉर्मूला Q = IT, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 4 आ जाएगा, 4 कूलम। ये रहा आंसर अपना। ठीक है, सोल्यूशन नोट कर लेना फटाफट आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लिखा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। देखो, धारा की दिशा ज्ञात करने का, ठीक है, तो दिशा, दा फॉर दिशा, दा फॉर दायां हाथ, दायां हाथ से दिशा ज्ञात करते हैं धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? धारा की दिशा याद करते हैं दाएं हाथ के नियम से, और बायां हाथ में बा फॉर बल की दिशा याद करते हैं बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, फिलहाल आंसर ये वाला सही हो जाएगा आपका। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओम का नियम क्या है बताइए, इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा दीजिए। तो किसी भी चालक में जब उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदलें और धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती होता है I के। तो कांस्टेंट या समानुपाती साइन हटाएंगे तो V = IR आ जाता है। R क्या है? एक नियतांक है जिसे ओम कहते हैं। ठीक है, तो R = V/I हो जाएगा बेटा। ठीक है, यदि I = 1 एम्पियर ले लें, V = 1 वोल्ट ले लें, तो क्या हो जाएगा? देखो, तो R = हो जाएगा बेटा 1 ओम। R = क्या हो जाएगा? 1 ओम। कहने का मतलब ये है, हम ऐसा समझ सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी, अगर वो 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो उस चालक में जो प्रतिरोध होगा उसको हम 1 ओम कहते हैं। तो ये ओम की होगी परिभाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खा वाले पे। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म बताइए। बेटा 2-2 अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना है, कथा नहीं लिखनी है अपने लोगों को। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण बताइए। पहली तो बेटा चुंबकीय बल रेखा की ये गुण हो गया कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो, एन की तरफ से निकलती हैं और एस की तरफ जाती हैं। पहला गुण तो यही हो गया। दूसरा गुण हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, मतलब बाहर की तरफ, ये बाहर साइड में किधर से होती है? एन से एस पोल की तरफ होती है, एन से एस पोल की तरफ। ठीक है, तो ये 2 गुण इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। ठीक है, तो बेटा देखो, ये हमने ले ली 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली। कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली हम लोगों ने। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा समझ लो, मैं समझा देता हूँ पहले इसको, तब समझ में आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हमने बनाया है एक, यहाँ पर ये रहा अपना अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर की यहाँ से ये होता है पोल। ठीक है, यहाँ से पोल से
यहाँ तक के डिस्टेंस पे आप लेंगे, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर बैठ जाती है, ध्यान समझना कैसे मैं कर रहा हूँ बेटा, 16 सेंटीमीटर जाती है, तो ये होगी फोकस, ये होगी फोकस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं बेटा, फोकस। समझ में आ रही बात आपके? चलो अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये फोकस हो गई यहाँ पे, ये फोकस कहलाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है, ये क्या हो गया, चलो ये हो गया फोकस, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे 16 सेंटीमीटर का फोकस हो गया बेटा, ठीक है। आप माप लेना पटरी से, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु जो है बीच में रखी है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये वस्तु रखी हुई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो उपयुक्त कर्ण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। तो बेटा पहली प्रकाश से किरण जाती है ऐसे, और यहाँ से टकराने के पश्चात फिर वो फोकस से होकर के लौटती है ऐसे करके, ठीक है। दूसरी प्रकाश से किरण पोल पे डाल दो, तो मान लीजिए थीटा एंगल से डाल रहे हैं, तो थीटा एंगल से ये वापस जाएगी ऐसे करके। तो देखो यहाँ कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे पीछे को हटाएंगे इसको, तो ये ऐसे मिल जाएगी। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा सीधा आभासी वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये चित्र मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने के कारण बन नहीं पाया है। मैंने अगले पेज पे इसको बेटा बना के दिखा दिया है, अगले पेज पे देख लो बना हुआ, साफ साफ बना दिया है, देखो दिख रहा है आप लोगों को चित्र। तो ये चित्र जो है नोट कर लेना, ये चित्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है। तो इसके बारे में ये देख लो, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछी, तो स्थिति क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो दर्पण के देखो बेटा पीछे बना है, आभासी बना है, वस्तु से बहुत बड़ा और सीधा बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए, प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो बेटा उत्तल दर्पण में हमें एक प्रतिबिंब बनाना है और हमें उसके आकार के बारे में कुछ लिखना है, जबकि जो हमारी जो वस्तु है वो अनंत और 2f के बीच रखी हो, और दूसरा केस है वस्तु f पर रखी हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो, तो देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट f, ये हो गया 2f, ठीक है। वस्तु रखी है यहाँ पर, तो यहाँ से प्रकाश से किरण जाती है ये, और फोकस से होकर गुजरेगी इस टाइप से, ठीक है। दूसरे प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, वो यहाँ पे हो गया इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f और f के बीच में वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई ना, यही चीज़, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था, जब वस्तु जो है 2f पर रखी हो, तो बेटा 2f पर जब वस्तु रखी होगी तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और उतना बड़ा बनेगा जितने बड़ी की वस्तु है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना आप लोग, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लो, ये पेपर में तो क्लियर हो गया बेटा आपके लिए, ठीक है। अथवा में देखेंगे क्वेश्चन, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अथवा वाला क्वेश्चन। तो अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस पर एक वस्तु स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और किरण आरेख बनाकर समझाइए। 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा देखो हमने एक बना लिया है यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए तो कहा है, ठीक है। अच्छा जी यार, गलत कर दिया है हमने, क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है अवतल लेंस, हमने ये गलत बना दिया चित्र, ठीक है। चलो अभी संभाल देते हैं फटाफट। तो बेटा ये गलती होगी, धोखे से हमने जो है ये बना दिया, हमने जल्दी में शायद उत्तल दर्पण पढ़ लिया होगा। चलो अभी तुम्हें समझा देते हैं, ठीक है। जैसा समझाएंगे वैसे ही नोट करना आप, ठीक है। इसको देख करके नोट मत कर लेना, जैसा हम समझाएंगे वैसे नोट करना है यार, ये मिस्टेक हो गई मुझसे भी, कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं 2 मिनट में। देखो लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की बात चल रही है, हमने बना दिया उत्तल यार, अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस कैसा होता है बेटा, अवतल लेंस होता है ऐसा, ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ से ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया यहाँ बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो इसका बेटा यहाँ पे एक होता है f1, यहाँ पे f2, ठीक है, 2f1 सॉरी 2f1 से फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को अभी, है ना, इसी की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे ये फोकस दूरी हो गई इसकी, ठीक है,
देखो यहाँ पे ये होगी इसकी फोकस दूरी, ये मान लीजिए ये होगी फोकस दूरी, और यहाँ पर भी इधर फोकस दूरी हो गई, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो इसकी जो फोकस दूरी यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, ठीक है। लिखा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकस पर ही कोई वस्तु रखी हुई है ये, ठीक है। फोकस लिखा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताना है, सब कुछ हमारे लिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में और चित्र देखते हैं बेटा इसका, ठीक है। अब प्रकाश से किरण बेटा यहाँ वस्तु से चलनी स्टार्ट होती है, यहाँ पे लेंस पर आपतित होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ लेंस पर जब आपतित हुई है तो ये फोकस से होकर के जाएगी बेटा, यहाँ से ये रहा फोकस, तो ये फोकस से होकर के इधर को निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी प्रकाश से किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, दूसरी प्रकाश से किरण ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ये है ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ठीक है। दूसरी प्रकाश से किरण ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी ये, तो ये प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा, बहुत पीछे जाकर बनेगा, बहुत पीछे, बहुत वस्तु से बड़ा बनेगा बेटा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, काफ़ी दूरी बनेगा इधर को, ठीक है। तो तुम लोग सही चित्र बना लेना, प्यार मैंने आपको बता दिया। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेना, इसमें लिखना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, हेडिंग डालना, वस्तु की प्रकृति एवं वस्तु की स्थिति एवं प्रकृति, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है कि जो प्रतिबिंब, लिखो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करनी है, समझ में आ गई बात। कैसे बनाना है एक बार आप फटाफट एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। यार क्या तुरैया बन गई ये तो यार, ठीक है। ये रहा अपना लेंस और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, और ये 20 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे फोकस है इसका। चलो यहाँ में आते हैं, फोकस इसका ये है, दूसरा ये है फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है हमारी, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वस्तु रखी हुई है। प्रकाश की किरण ये आ रही है, देखो ये आई है प्रकाश की किरण, अब फोकस से होकर के जाती है ये, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये वस्तु हो गई यहाँ पर, वह हमें ये बन गया हमारा प्रतिबिंब A', B', ठीक है। तो ये ऐसे चित्र बना है, आपके पटरी प्रकार सही से मान लेना बेटा, हम जल्दबाजी में बनाना तो उल्टा सीधा बन रहा है, ठीक है। पता नहीं गलती यार कैसे क्वेश्चन कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, बाकी सब सही है। चलो इसको पढ़ते हैं फटाफट। अब लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है, किस चालक की पदार्थ होती है उसकी मात्रा है, ठीक है, विशिष्टता कहते हैं उसको, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, मोटाई है। तो यहाँ पे तीन चीज़ देखने को मिलती हैं, आर समानुपाती एल के होता है, आर समानुपाती आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a के होता है, और आर समानुपाती होता है रो के। तो कहने का मतलब ये है जो प्रतिबिंब नहीं सॉरी क्या बोले यार, जो प्रतिरोध है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पर, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पर, तार के ताप पर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट लिखनी है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट, चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर डिपेंड करता है। पहला प्रतिरोध, चालक में प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, तो आर समानुपाती है एल के। दूसरी बात लिखनी है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के तार की लंबाई की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात लिखनी है कि ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कितना प्रतिरोध होगा, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। और हमसे इसमें सेकंड क्वेश्चन जोड़ के कहा गया है समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, तीनों को हमने देखो समांतर क्रम में इस प्रकार ऐड कर दिया है। तो यहाँ से जो धारा निकलने वाली है तीन भागों में बट गई, I1, I2, I3 में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कुल धारा कितनी है, I1, I2, I3। तो I इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देख लो बेटा, B इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन R, तो I1 इक्वल टू B अपॉन R1 और I2 इक्वल टू B अपॉन R2। सारी वैल्यू यहाँ फिट कर देंगे, तो यहाँ से B कॉमन ले लेंगे, B से B कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। 200 वाट का एक एमीटर है, 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा कितनी होगी, और हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं
कि आखिर सामर्थ्य किसे कहते हैं या फिर शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आई दी, यहाँ पे P इक्वल टू दिया, शक्ति दे रखी है बेटा, P इक्वल टू दे रखा है इसमें, देखो P इक्वल टू दे रखा है, 200 वाट, वाट मतलब शक्ति। ठीक है, तो वाट दे रखा है यहाँ पर, वाट मतलब शक्ति, तो P इक्वल टू 200 वाट हो गया। ठीक है, और B इक्वल टू 200 वोल्टेज करंट दे रखा है, I इक्वल टू 500 करना है, तो हम जानते हैं P इक्वल टू बी आई होता है, तो I इक्वल टू P अपॉन बी, वैल्यू लगा देंगे तो 8 एम्पियर आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो सेकंड तो बाद में करेंगे, थर्ड देख लो पहले। 10 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है बेटा, 10 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो P इक्वल टू 200 वाट दे रखा है, और यहाँ पर B इक्वल टू 250 वोल्ट होता है, T इक्वल टू 10 घंटे दे रखा है, तो P इक्वल टू W/T से हम सॉल्व कर लेंगे तो 2000 वाट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या 2 किलो वाट प्रति घंटा लिख सकते हो उसको, ये 2000 वाट ही सही है। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या याद करना है, इसमें हमारे लिए अभी हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, B इक्वल टू 250 दे रखा है, I इक्वल टू 0.8 एम्पियर है, तो B इक्वल टू IR लगा लो, तो वोल्टेज यहाँ से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं बेटा। तो B की वैल्यू फिट कर दी, I की वैल्यू फिट कर दी, काट दिया, तो आ गया 312.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्ट धारा प्रति धारा में क्या अंतर है। विद्युत मोटर की संरचना बनाइए, सिद्धांत कार्यविधि वर्ण कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं प्रत्यवृत्ति धारा में उसमें क्या अंतर है। देखो, प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा आवर्त रूप से, मतलब समय अंतराल में बदलती रहती है। ठीक है बेटा, आवर्ती रूप से मतलब कुछ निश्चित समय अंतराल में हमेशा बदलती रहती है, मतलब ऊपर नीचे साइन का जो ग्राफ होता है वैसे ही ये ऊपर नीचे बदलती है। मतलब इस प्रकार बात होती है कि जो प्रत्यवर्ती धारा होती है वो इस प्रकार चलती है, इस प्रकार साइन में। ठीक है, और डीसी जो करंट होती है वो इस प्रकार चलती है, इस प्रकार। बात समझ में आ रही है चीज़ें ये। ठीक है, और इसमें दृष्ट धारा में क्या है, दृष्ट धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ फिक्स रहते हैं, मतलब एक ही दिशा में रहते हैं। ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा AC डायनेमो से प्राप्त की जाती है, जबकि प्राथमिक सेलों से DC डायनेमो द्वारा दृष्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो अब इनके चित्र देखेंगे, मतलब चित्र किस प्रकार है, हमने संरचना के बारे में पूछा है ना, तो ये रही इसकी संरचना। ठीक है, ये इसकी संरचना रही। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब सिद्धांत देखना है, इसका सिद्धांत पूछा है हम लोगों से, सिद्धांत देख लो बेटा। इसका सिद्धांत क्या होगा, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, कार्यविधि क्या है, जब आर्मेचर को ABCD कुंडली में जब आर्मेचर ABCD कुंडली को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक धारा बहने लगती है। ठीक है, तो धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से याद कर लेते हैं, है ना। अब देखो बेटा, सेकंड जो क्वेश्चन में दिया है अथवा करके, लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब बल बताइए कौन सा लगेगा, और कोई आवेश उसमें समांतर जा रहा है, लंबवत हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसका आंसर देखो बेटा, तो है क्या, बल की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, बल की दिशा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ज्ञात करना है, कहने का मतलब। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बायां हाथ उठाओ बेटा, बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये सभी परस्पर लंबवत रहें, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, और उसके पास वाली जो उंगली है, मतलब बीच वाली उंगली वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा लगने वाली बल की दिशा को बता देता है या प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बेटा चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार आवेशित कण प्रवेश करता है तब उस पर एक बल आरोपित होता है, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो लॉरेंज बल की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें पूछा गया है, पहली बात पूछी गई है कि जब जो आवेश है वो समांतर प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब धारावाही चालक पर तार में आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब जब बेटा लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा होता है लॉरेंज बल, तो यहाँ से हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू बी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यदि समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा इसका ये आंसर रहे सारे क्वेश्चनों के। तो सेकंड पार्ट आपको कब चाहिए, वीडियो चाहिए कर दिया लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिए प्यारा सा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।